हैं वो अब शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा हुक्मनामा दिया है जिसके बाद सूरत हाल मशरिक़ वस्ता की बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने पहले बताया था कि जो हमारे साथ किया जाएगा वही पूरे खित्ते में होगा। ईरान ने कहा था कि अगर हमारी एनर्जी की साइट्स को तबाह किया गया, या हमारी रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाया गया, या हमारी उन फैसिलिटीज को जिनके जरिए से हम तेल निकालते हैं और पहुंचाते हैं उनको तबाह किया गया, तो बाकी खित्ते का भी कुछ नहीं बचेगा। अब ये जो अटैक किया गया है, इसके बाद ईरान का रद्देअमल बड़ा खौफनाक हो, क्योंकि देखिए ईरान ने अभी तक जिस जिस रद्देअमल का कहा उन्होंने वो रद्देअमल दिया। ईरान ने कहा कि अगर आप हमारी जो जो चीज आप जैसे जैसे तबाह करेंगे, अगर आप हमारा तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे और बिजली बंद कर देंगे पूरे ईरान की, तो हम पूरे मशरिक़ वस्ता की बिजली बंद कर देंगे। ये ईरान ने कहा था, धमकी लगाई थी, और उसके बाद अमेरिका ने वो नहीं किया। ईरान ने कहा कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो हम आपके अमरीकी अड्डों पे अटैक करेंगे, उसने किया। ईरान ने कहा आप हमारे मालियाती इदारों पे अटैक करेंगे, हम आपके करेंगे, उसने वो किया। ईरान ने कहा कि अगर आप ये चीजें करेंगे तो हम आप नए हुर्मुज को बंद कर देंगे, उसने बंद किया। ईरान ने कहा कि अगर आप ईरान के एटमी साइट्स के ऊपर या बाकी जो मिसाइल साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे और सिविलियंस को निशाना बनाएंगे, तो हम इसराइल की ईंट से ईंट बजाएंगे, और उसने ये करके दिखाया। आज के दिन में जो इसराइल से मनाजिर आए हैं वो इससे पहले नहीं आए। बड़ा ही खौफनाक अटैक किया ईरान ने। ये क्लस्टर बम थे और उसके अलावा बैलिस्टिक बम थे। ईरान ने तिल अबीब ऐसा लग रहा था कि हर तरफ बम गिर रहे हैं, जगह जगह आग लगी हुई थी, जगह जगह धमाके हो रहे थे। और अब जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि वो जो बंकर्स बनाए हुए हैं इसराइल ने, वो भी इन मिसाइलों और बमों से उतने महफूज नहीं है जितने समझे जा रहे थे, और इसराइल के अंदर चंद अहम लोगों के मरने की इत्तलात भी आ रही। अब ये सिचुएशन, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खौफनाक अनाउंसमेंट किया है, और बाकायदा वो उसके ऊपर एक पोस्ट करके दुनिया को बता भी दिया कि मैंने ये काम कर दिया। अब इसका रद्देअमल ईरान की जानिब से क्या आता है, अगर ये रद्देअमल उसी तरह आया जैसे ईरान ने कहा था, तो याद रखिएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ऊपर जाएंगी और पूरी दुनिया के लिए एक लंबे अरसे के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और ये डोनाल्ड ट्रंप के शौक में हो जाएगी, जिन्हें पाकिस्तान अमन का नोबेल इनाम देना चाहता है। अब एक और काम किया अमेरिका ने। अमेरिका ने 10 ऐसे ईरानी शहरी हैं या लीडर्स हैं जिनके ऊपर इनाम रख दिया। अमेरिका ने कहा इन 10 लोगों के बारे में बताएगा, जो भी 10 में से किसी एक के बारे में बताएगा तो 1 करोड़ अमरीकी डॉलर मिलेंगे, यानी 10 मिलियन अमरीकी डॉलर का इनाम हर एक के सर पे रख दिया कि हमें बताएं सिर्फ कि ये कहां पे है, इसकी इंफॉर्मेशन दें और हमसे पैसा लें। ये अमेरिकन ने कहा। इसमें जो सबसे टॉप के ऊपर सबसे पहला नाम रखा गया वो आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई का नाम रखा गया, जो नए सुप्रीम लीडर है ईरान के। अच्छा, इनके बारे में ना अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा कि नए सुप्रीम लीडर जख्मी है और हम ये बात जानते हैं, जबकि ईरानी हुकाम ने यह बताया कि जी बिल्कुल वो जख्मी है, लेकिन वो अपने दफ्तरी काम कर रहे हैं और मामूली जख्मी है। और उनका एक बयान भी, आपने ऑडियो बयान भी उनका आ चुका है, और ईरान के अंदर जो फैसले आम तरीन वो अपनी शूरा के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो ये जेडी वेंस ने कहा कि इससे दबाव पड़ता है ना कि हमें पता है वो जख्मी है, लेकिन जवाब ईरान का आया कि नहीं, वाकई जख्मी है लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, इस पे फिक्र वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि लगातार अटैक्स हो रहे हैं। उनमें से किसी एक हमले में आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई जो है वो जख्मी हो गए थे। अब नाजरीन, इनाम रख दिया। एक तो आयतुल्लाह खामनई पे 1 करोड़ डॉलर मिलेंगे, जो बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा। फिर और लोग हैं इनमें जो ईरान की इराकची हैं उनका भी है, और बहुत सारे लोग हैं उनके नाम है, ये सारे आपको टीवी पे सारा दिन नजर भी आते हैं, और ज्यादातर लोग जो है आप जानते हैं। और 4 लोग ऐसे हैं जिनका अमेरिकन को नाम भी नहीं उन्होंने दिया और ना उनकी तस्वीर है अमेरिकन के पास, लेकिन वो कहते हैं कि हमें इनके बारे में बताया जाए। अब देखते हैं कि ये अमेरिका को इसका फायदा होता है या नहीं होता, क्योंकि इससे पहले तो जो इसराइल का एक नेटवर्क था ईरान के अंदर जासूसी का, उसके जरिए से वो पता करवा लेते थे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन है, लेकिन जासूसी का नेटवर्क बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ। इन्होंने बहुत सारे लोगों को फांसियां दी थी, पकड़ा था 2025 में भी और 2026 में भी। तो अब शायद वो नेटवर्क वैसे काम नहीं कर रहा, तो इन्होंने फिर इनाम रख दिया सर पे। दूसरी जानिब एक अपील जो है वो ईरानियों ने भी कर दी। ईरानी फौज ने और हुकूमत ने अपील की है कि हम अपने अरब भाइयों से अपील करते हैं कि वो निशानदेही करें कि 11,000 अमरीकी फौजी कहां कहां छुपे हैं। उन्होंने ये कहा कि जब हमने अटैक शुरू किए अमरीकी अड्डों पर, तो एक पॉलिसी के तहत अमरीकी फौजियों को निकाल कर आबादी वाले इलाकों में छुपाया गया, उन्हें निजी होटलों में और निजी जगहों पे मुंतकिल किया गया, और वो हमारे अरब भाइयों को ढाल बनाना चाहते हैं।
تو ہماری گزارش ہے کہ انہیں کسی جگہ پہ عرب بھائی پناہ نہ دیں اور ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں کہ یہ کہاں کہاں چھپے ہیں تاکہ انہیں نشانہ بنایا جا سکے۔ اب ایک طرف ایک اپیل کی ہے امریکہ نے اور دوسری طرف ایک اپیل کر دی ہے ایران نے بھی۔ ایک خبر اور ہے اس کے ساتھ آپ جوڑ کے دیکھ لیں، وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں مزید فورسز کو پہنچانے کی تیاری کی جا رہی ہے گلف میں، یعنی خلیجی علاقوں میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت جو اطلاع آئی ہے اس اطلاع کے مطابق لگ بھگ ایک مزید جنگی بیڑا وہ جا رہا ہے، امریکی مرینز کی ایک بڑی تعداد جا رہی ہے، کو 5000 امریکی فوجی جو ہے وہ اس خطے میں مزید پہنچائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ ایئر فورس اور بحری جہاز یہ ساری چیزیں وہاں پہ وہ قریب لے کر جا رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایران کے اوپر مزید حملے کرنا چاہتے ہیں۔ اب امریکہ کے اندر شدید مخالفت ہو رہی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ اتنا بڑا رسک کیسے لے سکتا ہے؟ کیا واقعی وہ اپنی فوج کو ایران کی سرزمین پہ اتارنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں یورینیم کے حوالے سے ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے نہیں۔ ایران کے پاس جو تیار یورینیم ہے جس کو وہ ایٹم بم بنانے میں استعمال کر سکتا ہے، لگ بھگ 450 کلو ان کے پاس ہے۔ اس پہ پیوٹن نے ایک آفر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، جو روسی صدر ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ ہم یہ یورینیم اٹھا کر رشیا لے جاتے ہیں اگر آپ کو پرابلم ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نہیں جی یہ نہیں ہوگا، یہ آفر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسترد کر دی، اور ایران سے تو بھی بات ہی نہیں ہوئی اس بارے میں۔ ایران اپنی یورینیم دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا یہ بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ یورینیم ہے کہاں، وہ جہاں بھی ہے وہ اتنی محفوظ ہے کہ زمین کی بہت نیچے تہہ کے اندر انہوں نے رکھی ہے کہ دیکھیں امریکہ کا جو سب سے بہترین بمبار طیارہ ہے وہ B-2 بمبر طیارہ، B-52 یہ طیارے ہیں، ان کے جو بم ہیں وہ سٹرکچرز کو توڑ دیتے ہیں اور وہ بنکر توڑ دیتے ہیں، بنکر بسٹرز ہیں، یعنی وہ جاتے ہیں اور جا کر جو زیر زمین سٹرکچر بنے ہوئے ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر زیر زمین سٹرکچر بہت نیچے ہے زمین کے اندر تو پھر اس کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سینکڑوں فٹ نیچے جو ہے وہ ایران نے، اور وہ مٹی کی لیئر ہے، کنکریٹ کی لیئر جو ہے اس کو وہ توڑ دیتے ہیں میزائل۔ مٹی کی لیئر کے اندر گھسنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو مٹی ہے یا جو قدرتی جو عوامل ہیں ان کے اندر سے گزرنا بم کا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جو کنکریٹ کا سٹرکچر ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لیے بم ڈیزائن کیا جاتا ہے، تو اب جو بمز ہیں وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے جہاں پہ ایران نے اپنے میزائلز، اپنے ڈرونز یا اپنا جو ان کے پاس ایٹم بم بنانے کی صلاحیت کا جو سسٹم ہے یا جو ان کے پاس یورینیم ہے اس کو جہاں رکھا ہوا ہے وہاں امریکہ کی ایکسس نہیں ہو پا، انہیں زمین پہ اترنا پڑے گا، زمین پہ آنا پڑے گا۔ کیا امریکن اس کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ ایرانی تو کہہ رہے ہیں کہ زمین پہ اتریں تو ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، ہم تو ان کا انتظار کر رہے ہیں 50 سال سے، اور ایرانیوں نے ایسا لگتا ہے بڑا لمبا عرصہ تیاری کی ہے اس جنگ کی، جس طریقے سے انہوں نے میزائل مارے۔ اس پہ فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی، یہ رپورٹ ذرا آپ دیکھیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران کے جوابی حملے نے امریکی حکام کو حیران کر دیا اور ہلا کر رکھ دیا۔ تہران نے خلیجی ممالک پر 3000 سے زائد میزائل اور ڈرون داغے ہیں، 3000 سے زائد، جبکہ اسرائیل کی طرف سے سینکڑوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ امریکی آفیسر جو ہیں ملٹری کے اور سابق آفیسر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانیوں نے بہت کم وسائل سے بہت زیادہ کچھ کرنے کا کارنامہ سر انجام دے دیا، جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ سستے شہید ڈرون نے ریڈار، بندرگاہیں، فوجی اڈے اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے میں بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے۔ امریکی حکام اب مان رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایرانی اس طرح کا رد عمل دیں گے، اور ابھی ایک اور بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور یہ نقصان ہوا ہے سعودی عرب میں۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکہ کے جہاز کھڑے ہوئے تھے، اور یہ وہی جہاز ہیں جو ری فیولنگ کرتے ہیں جہازوں میں، اور بڑے قیمتی جہاز ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے نا کہ ایک دن پہلے عراق کے اندر انہوں نے کہا جی ایک حادثہ ہو گیا اور 2 جہاز آپس میں ٹکرا گئے، ایک کو لینڈ کر لیا گیا، وہ اس کو زیادہ نقصان نہیں ہوا، دوسرا تباہ ہو گیا، اس کے اندر 6 امریکی سوار تھے، وہ 6 کے 6 مارے گئے۔ اب یہ تو امریکہ مان رہا ہے کہ ان کا یہ نقصان ہوا، لیکن اسی طرح کے 5 جہاز جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، کچھ مکمل اور کچھ جزوی طور پہ، اور یہ ری فیولنگ کرنے والے طیارے تھے۔ اور اس کے اوپر جو رپورٹ دی ہے وہ رپورٹ دی ہے وال اسٹریٹ جرنل نے، وہ یہ بتا رہے ہیں جناب کہ ایئر فورس کے طیاروں کو نقصان پہنچا ہے، اور یہ وہ طیارے ہیں جو ری فیولنگ کا کام کرتے ہیں باقی طیاروں کے لیے۔ کل رانا صاحب ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہہ رہے تھے ایک دن پہلے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو آئینی اختیار ہی نہیں ہے ان کے پاس مذاکرات کے اندر بیٹھنے کا یا بات چیت کرنے کا۔ تو آج وزیر اعظم ان سے اجازت لیتا ہے، یہ کون سا آئینی ہے اختیار؟ یہ کس آئین کے تحت جا کے ان سے اجازت لیتے ہیں یا ان سے مشاورت کرتے ہیں سیاسی مذاکرات کے لیے؟ تو دیکھیں یہ حقیقت ہمیں مان لینی چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی نظام کو چلا رہی ہے۔
सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है, लिहाजा उन्हीं के साथ सारे स्टेक होल्डर को बैठ के बात करनी पड़ेगी कि बस कर दो, आप अपनी डोमेन में वापस जाएं, पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, पाकिस्तान को अपना काम करने दें। नाजरीन, साकिब बशीर साहब ने भी अब खबर दी है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के दावों को उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया। इससे पहले सुहेल रशीद साहब ने और एक दो और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, या तो किसी ने उनको बेवकूफ बनाया, या वो जो बातचीत कर रहे हैं वो दावे अब मुस्तरद करते हैं, ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब बिल्कुल किसी और जगह पे, ये लोग क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, मेरी एक सोर्स से बात हुई तो उसने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे कहा कि जी मैंने सुन लिया है जो कहा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने। मैंने कहा जी मुझे ये बता दें कि जो बातें उन्होंने की है वो ठीक है। उन्होंने कहा जी नहीं, वो बातें दुरुस्त नहीं है। मैंने कहा वो ये क्यों कर रहे हैं, आपको समझ आई कुछ? उन्होंने कहा जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, ये मालूमात टेक्निकली दुरुस्त नहीं है। अब ये लोग कंफर्म कर रहे हैं, साकिब बशीर साहब, सुहेल रशीद साहब, कुछ और इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट जो अडियाला जेल जाते हैं, वो लोग, कि जनाब ये मुमकिन नहीं है, ये कोई धोखा हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ। अगर आप थोड़ा उनको मार्जिन देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं उनके साथ धोखा हुआ, और अगर आप मार्जिन ना देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि उनके दावे हम मुस्तरद करते हैं, वो बात ही गलत कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अकरम नामी एक असिस्टेंट जेल था, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल था, उसको जबरी तौर पे लापता कर दिया गया था। सिर्फ इल्जाम ये था कि उसने इमरान खान तक कोई पैगाम पहुंचाया या इमरान खान का पैगाम बाहर निकाला। और यहाँ पे इंजीनियर साहब इमरान खान साहब की बातें सुन रहे थे और वो कहते हैं जी मुझे सारा कुछ पता भी है। तो जेल का जो रिकॉर्ड है वो भी इंजीनियर साहब की एक बात की नफी कर रहा है। ये सईद बलोच साहब ने ये भी रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा जी कि जेल का जो रिकॉर्ड है अगर वो आप देखें तो रोजाना देसी घी के तड़कों वाली बात भी ठीक नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब जो गोश्त खाते हैं उन्हें वो हफ्ते में 3 दफा गोश्त मिलता है, 2 दफा मुर्गी खाते हैं, और यानी हफ्ते में आपके कितने मील्स होते हैं, आप एक हफ्ते में 14 खाने खाते हैं तो 3 खाने उनके गोश्त के होते हैं, बाकी वो दालें और सब्जियां और इस तरह की चीजें खाते हैं। ये इसमें लिखा हुआ था, ये जो जेल के अंदर जो रिकॉर्ड है उसके अंदर वो लिखा हुआ था और उन्होंने वो प्रोवाइड भी किया था। वो कहते हैं जी वो जो देसी घी के मुर्गे वाली बात है रोजाना की बुनियाद पे, वो बात ठीक नहीं है, अब वो बात गलत है। ये भी उन्होंने एक और साहब ने ये तस्करा करते हुए ये बात कही है। बहरहाल इंजीनियर साहब को थोड़ा सा रुजू करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ये चीजें फिर बाद में नुकसान पहुंचाती हैं। उनका जो अपना मकसद है या अपना काम है वो इससे बेहतर है, तो वो इस काम के चक्कर में अपना जो असल काम है उससे वो दूर ना चले जाएं या उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाए, ये बड़ा जरूरी है। अब आ रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी यही कानून चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कम से कम उस दिन तक तो यही कानून चल रहा है जिस दिन तक पाकिस्तानी ये लाठी अपने हाथ में नहीं ले लेते। जिस दिन 25-26 करोड़ लोगों ने लाठी थाम ली, उस दिन बंद कमरों के फैसले हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और चीजें किसी और तरह डील होना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए काफी भागदौड़ शुरू हो गई है नाज़रीन, बहुत तेजी से इसके ऊपर काम हो रहा है। अब बहुत सारे मनाजिर भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारा टेक्निकल काम अभी होना बाकी है, अभी टाइम भी है इनके पास। लेकिन सिंध हुकूमत ने थोड़ा समझदारी और मेच्योरिटी का मुजाहरा किया और वो ये कह रहे हैं कि हम वेलकम भी करेंगे, मुराद अली शाह दावत भी देंगे और वो चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी उनसे आकर मिले भी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये मुलाकात होनी चाहिए। जो जमहूरी कुव्वतें उन्हें मिलकर बैठना चाहिए। चाहे कुछ लोग इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के टुकड़ों के ऊपर हैं, लेकिन देखें हैं ये सारे लोग सियासतदान हैं। अल्टीमेटली मुल्क इनको चलाना चाहिए, ना कि एस्टेब्लिशमेंट को। अगर ये मिलकर बैठते हैं तो एक जंग के बाद भी लोगों को टेबल पे ही बैठना पड़ता है, तो अच्छी बात है टेबल के ऊपर बैठे, टेबल टॉक करें। सियासतदान यही करते हैं। कायदे आज़म ने को मुक्के मार मार के आजाद नहीं करवाया था बंदूकें चला के पाकिस्तान को, टेबल के ऊपर बैठ के वो गुफ्तगू के अंदर जो है वो नॉकआउट करते थे। फिर एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी। तो सियासी तहरीकों के जरिए से मुल्क आजाद होते हैं या अवाम अपने हकूक हासिल करते हैं, लड़ाई से नहीं होता, और टेबल के ऊपर ही बैठ के फिर एंड में मसला हल होता है। तो सिंध हुकूमत अगर खुद को इतना जमहूरी साबित कर रही है तो पीटीआई के पास एक मौका है कि वो कराची में एक जलसा अनाउंस कर दे हफ्ते या इतवार के लिए। यानी हफ्ते या इतवार के लिए अगर पीटीआई एक जलसा ही अनाउंस कर दे कराची में, एक दरखास्त दे दे सिंध हुकूमत को, जनाब हमें एक जलसा भी आप करने दें। फिर अगर आप इतने जमहूरी बन रहे हैं तो अच्छी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई साल के बाद कम से कम मौका मिलेगा खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कोई जलसा करने का खुलेआम, और यहाँ पे पूरी पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को मैसेज भी चला जाएगा कि इमरान खान की मकबूलियत कितनी है, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को भी पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब या उनके लोग कितने पानी में, इनको पता चल जाएगा। तो कराची में जरा फ्री हैंड देकर देखे सिंध हुकूमत, बेशक इनको 3 दिन का टाइम दे दे कि जी 3 दिन में आप जितने लोगों को बुला सकते हैं आप बुला लें, और आप कराची के अंदर फलां जगह आपको दी, आप जलसा कर लें। तो एक दफा करके देखें
हो सकता है सिंध हुकूमत आपको इजाजत दे दे, लेकिन अगर इजाजत नहीं देगी तो फिर मामला वो ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी इजाजत दी है कि आप बाकी एक्टिविटीज कर ले, लेकिन जलसा एस्टेब्लिशमेंट मानती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जलसे के लिए मानेगी। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई दरवाजे खोलने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम एक तरह से यरगमाल है और पूरे सिस्टम को जो है वो कंट्रोल किया जाता है चंद लोगों के जरिए से, और वो चंद लोग जो हैं वो अपने मफाद से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। ना वो पाकिस्तान का फायदा सोच रहे हैं, ना पाकिस्तान की आवाम का फायदा सोच रहे हैं। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि इमरान खान आ गया तो हमारी दिहाड़ियां बंद हो जाएगी, इमरान खान आ गया तो हमारे पास जो ताकत है वो हमसे छिन जाएगी, इमरान खान आ गया तो हमें बदतरीन शिकस्त हो जाएगी और हमारा इस मुल्क के अंदर जो सिक्का बैठा हुआ है वो ताकत हमसे चली जाएगी। भारत इस पे जावेद हाशमी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया इसी हवाले से, इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त राह फरार ढूंढ रही है, वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। अलीमा खान हिकमत अमली से चल रही हैं। खान की रिहाई अब इमरान खान की बहनों के हाथ में है। यानी उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब की बहनें अब इन मामलात को आगे चलाएंगी और उनकी बहनों के जरिए से इमरान खान साहब की रिहाई होगी। नादरीन, आजाद कश्मीर में जो 3 माह की डेडलाइन थी वो खत्म हो गई है और मुतालबात अभी तक पूरे नहीं हुए, वादों के मुताबिक चीजें नहीं हो पाई। अब दोबारा से आजाद कश्मीर की जो जॉइंट एक्शन कमेटी थी वो बैठेगी। हत्ता कि सोराब बरकत साहब के हवाले से इन्होंने मुतालबा किया, उनको भी नहीं छोड़ा गया। आज उनको लगभग 40 दिन होने वाले हैं। सोराब बरकत जेल काट रहे हैं बगैर किसी गुनाह के। भाई इंटरव्यू किया किसी का, भाई जिसका इंटरव्यू किया वो जाने आप जाने, और ऐसी कोई बात भी नहीं है जो गैर आईनी या गैर कानूनी है। अब इंटरव्यू करना कोई गुनाह हो गया बहुत बड़ा। इस मुल्क में हमने तो डाकुओं के इंटरव्यू किए, चोरों के इंटरव्यू किए। इस मुल्क में एहसान इंटरव्यू देके टीवी चैनल के ऊपर चला गया, कुलभूषण यादव का इंटरव्यू चल गया, तो ये क्या बात हुई? तो इसमें अब मुझे बड़ी, यानी मैंने तो उसको भी देखा था टीवी पे, अभिनंदन को, वो भी एक सवालों के जवाब दे रहा था एक ऑफिसर के। तो इंटरव्यू तो यहाँ बड़े बड़ों के चले हैं, तो ये एक इंटरव्यू अगर कर लिया एक सहाफी ने तो क्या हो गया? अभी उसको छोड़े, अब बाहर आने दें। और आजाद कश्मीर के अंदर अब दोबारा से इसके ऊपर बातचीत होगी। इन्होंने बल्कि ईसीएल में डाल दिया बहुत सारे बंदों को, गिरफ्तारियां और मुकदमे भी किए उसके बाद, और ये कहा था कि हर 15 दिन बाद हम मुलाकात करके डेवलपमेंट चेक करेंगे कि कितने मुतालबात माने गए। वो 3 महीने में सिर्फ 2 मुलाकातें ही हुई हैं, तो उनके काफी गिले और शिकवे हैं। तो अब देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं।